Hi guys, welcome to my channel. This is my first video. This channel is completely dedicated to the study of sociology or subject matter of sociology. यहाँ पर हम लोग sociology के जितने भी topics हैं जो UGC नेट PGT और एनी अदर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो मेरी वीडियोस की लैंग्वेज रहेगी वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। Let me tell you first about myself. My name is Bharti and I have completed my BA in English Honours, Masters in Sociology, B.Ed. I have qualified UGC NET twice, JARF and CTET. That's it about me. So today we are diving into the world of Emile Durkheim, a renowned sociologist who made groundbreaking contribution to our understanding of society. So let's get started. इमाइल दरखाइम जो थे उनका जो बर्थ था 15 अप्रैल 1858 फ्रांस में हुआ था। उनकी डेथ 15 नवंबर 1917 फ्रांस में हुई थी। हमें ये डेट याद रखना या इनके जो प्लेस है बर्थ का ये याद रखना या कहाँ से वो बिलोंग करते थे ये सब याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम में इनका कालक्रम पूछ लिया जाता है या फिर सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है कि कौन से थिंकर कब आए थे, कौन सी एज को बिलोंग करते हैं, कौन से एरिया को बिलोंग करते हैं, या सीक्वेंस में लगाओ कि सबसे पहले कौन आया, जैसे कार्ल मार्क्स पहले आए थे या वेबर पहले आए थे या दुर्खाइम पहले आए थे। तो हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ ओरिजिन याद करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इनके बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि जो ये राइटिंग कर रहे थे उस वक्त पे वो उनके पीछे उनका मोटिव क्या था। जो उनके फादर थे, ग्रैंडफादर थे या ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वो सब रेव्स को बिलोंग करते थे। लेकिन जो इमाइल दरखाइन थे उन्होंने अपनी फैमिली के फुटस्टेप पे या उनके प्रिंसिपल को फॉलो करने से मना कर दिया था। वो चाहते थे कि अपनी लाइफ में कुछ अलग करें, इसलिए उन्होंने प्रेफर किया कि वो जो रिलीजन की स्टडी करेंगे वो एक एग्नोस्टिक स्टैंड पॉइंट से करेंगे। एग्नोस्टिक स्टैंड पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा स्टैंड पॉइंट है, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें गॉड है या नहीं है, इसको हम लोग साइंटिफिकली या लॉजिकली वैज्ञानिक रूप से जानने की कोशिश करते हैं कि जो भगवान है या ईश्वर है उसका जो अस्तित्व है वो किस तरीके से है। तो उसमें हम लोग लॉजिकल या फिर साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वैसा ही इमाइल दरखाइम ने किया। अब कोई भी थिंकर होता है उनके ऊपर कहीं ना किसी थिंकर का या जो सिचुएशन उस टाइम पे प्रिविलेंट होती है उसका इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है, उनकी राइटिंग में हमें देखने को मिलता है। तो जो इमाइल दरखाइम थे उनकी राइटिंग में हमें देखने को मिलता है कि जो फ्रांस के मॉन्टेस्क्यू थे, मॉन्टेस्क्यू जिन्होंने लिखे थे स्पिरिट ऑफ लॉ, ये हमें याद रखनी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम्स में हमने देखा है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी पुस्तक है। तो हमें याद रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रांस में मॉन्टेस्क्यू, रूसो, इनका इन्फ्लुएंस था इमाइल दरखाइम पर। सेकेंडली सेंट सिमोन और अगस्त कॉम्ट, इनको माना जाता है कि सोशोलॉजी के फादर्स हैं या वन ऑफ द फादर्स माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो लिखा था पॉजिटिव साइंस के बारे में लिखा था। पॉजिटिव साइंस अगस्त कॉम्टे की बहुत इंपॉर्टेंट एक राइटिंग है जिनको उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स में लिखा है। नेक्स्ट है फर्डिनेंड टॉनिस एंड हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर जो दरखाइम की बुक है उसमें अपना एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको इन्फ्लुएंस करके इन्होंने बताया है कि किस तरीके से सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम का विभाजन किया जाता है। इमानुएल दरखाइम एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे और उनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न सिस्टमैटिक और साइंटिफिक सोशोलॉजी का फादर भी बोला जा सकता है। उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस रहा है इसलिए हम उनको बोल सकते हैं कि वो फ्रेंच सोशोलॉजिकल स्कूल से बिलोंग करते थे। अब अगर हम इनमें पर्टिकुलरली बात करें अगस्त कॉम्ट की, तो उन्होंने अपनी बुक में या अपने वर्क्स में बताया है किस तरीके से फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन और राइज ऑफ कैपिटलिज्म हुआ है या मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया है। उससे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि दरखाइम भी अपनी राइटिंग में उनसे इन्फ्लुएंस होकर के टाइप्स ऑफ सोसाइटी या स्टेजेस या राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म भी कहीं ना कहीं जिक्र करते हैं।
अगर हम सेंट सिमन की बात करें तो इन्होंने पॉजिटिविज्म के बारे में बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जो कि लेटर ऑन अगस्त कॉम्ट के साथ मिलकर भी लिखी गई थी। दरखाइम जो थे इनके व्यूज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस। कॉम्टे जो थे वो सोसाइटी को एक रिकॉग्नाइजेबल एंटिटी यानी कि एज अ रियलिटी देखते थे। कॉम्टे का कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो सोसाइटी का पार्ट हैं। इंडिविजुअल और जो उनका इंटर रिलेशनशिप है आपस में वो उनकी कलेक्टिव थिंकिंग या सोसाइटी जिसमें वो रह रहे हैं उससे बनता है। कॉम्टे मानते थे कि जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी का पार्ट है ना कि एक इक्विवेलेंट टू द होल। एक इंडिविजुअल है वो सोसाइटी के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है। सोसाइटी इज सुपीरियर टू इंडिविजुअल। जो सोसाइटी है वो सुपीरियर है इंडिविजुअल से। और जितनी भी साइकोलॉजी है वो एक सोशल साइकोलॉजी है, ये मानना था अगस्त कॉम्ट का। उसके बाद अगर हम बात करें एवोल्यूशनिज्म की थ्योरी जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी, उन्होंने कहा था कि सोसाइटी जो है इज अबव द इंडिविजुअल, फार सुपीरियर। सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर हम इन शॉर्ट देखें तो इन सब ने इमाइल दरखाइम को काफ़ी हद तक अपनी राइटिंग से प्रभावित किया। और इमाइल दरखाइम की राइटिंग्स में हमें मॉन्टेस्क्यू, रूसो, सेंट सिमोन, अगस्त कॉम्ट, फर्डिनेंड टॉनेस, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सब का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन या इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट कमिंग टू दरखाइम का जो पर्सपेक्टिव था, दरखाइम का पर्सपेक्टिव हम लोग कह सकते हैं कि वो फंक्शनलिस्ट थे। फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं? हिंदी में बोलना है तो प्रकार्यवादी। प्रकार्यवादी इनका जो पर्सपेक्टिव था वो हमेशा से रहा। अब हम अगर प्रकार्यवादी को समझें या प्रकार्यवाद को समझें तो प्रकार्यवाद क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे एक हाथी है, अगर हम इसके नाक को अलग कर दें, इसके पैर को अलग कर दें, इसकी बॉडी को अलग कर दें, इसकी टेल को अलग कर दें तो ये पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हम इनको अलग अलग कर दें तो ये हाथी जो है ये एलिफेंट ये फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। सिमिलरली अगस्त कॉम्ट और दरखाइम जैसे जो थिंकर्स थे जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को मानते थे, उनका मानना था कि जो सोसाइटी है उसमें भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स में जैसे फैमिली, इकोनॉमी, रिलीजन, ये सब अलग अलग तो फंक्शन कर रहे हैं लेकिन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें इनको आपस में जोड़ करके फंक्शन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनका जो फंक्शनलिज्म था एक हॉलिस्टिक फंक्शनलिज्म था, विच इज अ सोसाइटी एज अ टोटली हैविंग डिफरेंट पार्ट्स विच फंक्शन टुगेदर, यानी कि इंटर रिलेटेड हैं एज दे आर बाउंड बाय कॉमन वैल्यूज, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, मोरल्स। इनसे हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग पार्ट्स तो हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरकनेक्टेड होकर के ही काम कर रहे हैं। फंक्शनलिज्म के बारे में अगर हम देखें तो फंक्शनलिज्म एक मैक्रो अप्रोच है। सोशियोलॉजी में दो तरीके की अप्रोच होती है, मैक्रो अप्रोच और माइक्रो अप्रोच। माइक्रो अप्रोच के बारे में हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन मैं आपको मैक्रो अप्रोच के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मैक्रो अप्रोच का मतलब होता है एक लार्ज पर्सपेक्टिव जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। इनफैक्ट जो सोसाइटी एट लार्ज है यानी सोसाइटी एज अ होल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसीलिए दुर्खाइम ने कॉन्सेप्ट दिया था सुई जेनरस। सुई जेनरस का मतलब होता है रियलिटी इन इट्स ओन राइट, मतलब जो खुद से उत्पन्न हुई है। इसीलिए उन्होंने बोला था कि सोसाइटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इंडिविजुअल्स। ही सॉ सोसाइटी एज अ मोरल ऑर्डर, उन्होंने सोसाइटी को एक मोरल या नैतिकता के ऑर्डर में देखा। सोसाइटी एज बीइंग सुई जेनरस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोसाइटी एक रियलिटी इन इट्स ओन राइट है यानी कि खुद से उत्पन्न हुई है। सोशल फैक्ट्स आर थिंग, उन्होंने सोशल फैक्ट्स के बारे में भी बताया कि जो सोशल फैक्ट्स होते हैं वो एज अ थिंग हमें देखने को मिलते हैं। ही डिड नॉट think they are actually things, but our attitude towards them should be the same as we have towards things। मतलब ये कहना चाह रहे थे कि हमारा जैसे एटीट्यूड कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होता है, वैसे ही हमारा एटीट्यूड सोशल फैक्ट्स को लेकर के होना चाहिए, साइंटिफिक ना कि सब्जेक्टिव। He said when we study social fact,
वो बताते हैं कि सोशल फैक्ट हम कब पढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया गेट रिड ऑफ ऑल प्री कंसेप्शन अबाउट देम। मतलब प्री कंसेप्शन का मतलब होता है जो हमारी पहले से धारणाएं बनी हुई हैं किन्हीं चीज़ों के बारे में, उनको निष्कासित करने के लिए या उनको हटाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, स्टडी विद अ फ्री एंड ओपन माइंड। अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में जो उस चीज़ के लिए पहले से पर्सपेक्टिव बना हुआ है या प्री कॉन्सेप्शन बना हुआ है, उसको निकाल करके हमें उसे ओपन माइंड से या फ्री माइंड से पढ़ना चाहिए। सेकेंड उन्होंने बताया ऑब्जर्व देम इन अ सिमिलर वे एज अ साइंटिस्ट डज। हमें सोशल फैक्ट को इस तरीके से देखना चाहिए जैसे एक साइंटिस्ट देखता है, जैसे कि लुक एट देम ऑब्जेक्टिवली विद द डिटैचमेंट ऑफ अ साइंटिस्ट। उन्होंने बताया कि हमें कोई भी सोशल फैक्ट है उसको सब्जेक्टिवली, सब्जेक्टिव होता है कि हम अपने व्यू पॉइंट से देखें, लेकिन हमें सोशल फैक्ट को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए, यानी कि जो जैसा है वैसा ही देखना चाहिए। यूज स्टैटिस्टिक्स टू एक्सप्लेन देयर नेचर। हमें स्टैट्स का यूज करना चाहिए उनको एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम देखेंगे कि मेजर कॉन्सेप्ट क्या क्या दिए इमाइल दरखाइम ने। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ। आने वाले लेक्चर्स में हम सब कुछ ये सारे टॉपिक डिटेल में भी रिकवर करेंगे। उनके जो टॉपिक्स थे या जो उन्होंने मेजर कॉन्सेप्ट दिए, आपको ये कॉन्सेप्ट या वर्ड्स याद करने भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे कि नेट के जो PYQs हैं उनमें डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ सुसाइड किसने दिया, सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट किसका है। तो आपको ये सारे की वर्ड्स भी याद करने बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने टाइप्स ऑफ मेथडोलॉजी दी थी, यानी कि उन्होंने बताया कि सोशोलॉजी को पढ़ने के लिए और उसके सब्जेक्ट मैटर को पढ़ने के लिए हमें किस तरीके की मेथडोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। उन्होंने सुसाइड के बारे में जो इमाइल दरखाइम थे वो सोशोलॉजी में सुसाइड क्यों लोग कर रहे हैं इसको नहीं पढ़ना चाहते थे, क्योंकि क्यों का जवाब हमें साइकोलॉजिस्ट दे सकते हैं, लेकिन वो पढ़ना चाहते थे रेट ऑफ सुसाइड इन डिफरेंट सोसाइटीज। क्या अलग अलग सोसाइटी में जो रेट है सुसाइड का वो सेम है? क्या मेल जो है उतने ही सुसाइड करते हैं जितनी फीमेल करती हैं? क्या प्रोटेस्टेंट उतनी ही सुसाइड कर रहे हैं जितने कैथोलिक्स करते हैं? उनका मानना था कि वो रेट ऑफ सुसाइड पढ़ना चाहते हैं, ना कि why person committed suicide। डिवीजन ऑफ लेबर में वो ये बताना चाहते थे कि जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी का इंग्लैंड में या यूरोप में राइज हो रहा था, उसके क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे या क्या नेगेटिव डायमेंशंस थे। उन्होंने अपने सब्जेक्ट को लेकर के बहुत स्टडी की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो काम का बंटवारा है या श्रम का विभाजन है वो किया जाता है। फिर उन्होंने अगला कॉन्सेप्ट किया था सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट के बारे में मैंने आपको जैसे अभी पहली वाली स्लाइड में बताया। उसके बाद जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वो था एनॉमी का। एनॉमी का मतलब होता है, हिंदी में हम इसे बोलें तो हिंदी में हम बोल सकते हैं प्रतिमानहीनता, या ऐसी चीज़ या ऐसी सिचुएशन जिसमें जो सोशल कंडीशन होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है मोरल वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स या गाइडेंस से। अगर हम एनॉमी का लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है नॉर्मलेसनेस। एक्चुअल सेंस में हम इसको बोल सकते हैं नॉर्मेटिव टर्मोइल। इसमें सोसाइटी में जो चेंजेस आते हैं वो बहुत रैपिड पेस में आते हैं, यानी कि बहुत जल्दी चेंजेस आने देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस देखने को भी मिलते हैं। लास्टली उन्होंने इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं उन्होंने, जो कि हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। इन्होंने रिलीजन के बारे में भी बताया। इन्होंने रिलीजन के सेक्रेट और प्रोफेन एस्पेक्ट को डिस्कस किया। अब अगर हम इनकी मेथडोलॉजी के बारे में देखें तो इनकी जो मेथडोलॉजी थी वो इनकी बुक रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी में दी गई है, जो कि 1895 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने बताया कि सोशोलॉजी में इनकी बुक में 3 रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला है रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, दूसरा है रूल्स ऑफ कंपैरिजन और लास्ट है रूल्स ऑफ जर्नलाइजेशन। अब मैं तीनों के बारे में आपको एक एक करके बताती हूँ। रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि ट्रीट सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स। सोशल फैक्ट्स को थिंग्स की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। यहाँ पे हमारा थिंग्स से क्या मतलब है, हमने जैसा पहले अभी स्लाइड में पढ़ा कि जो सोशल फैक्ट्स हैं उनको अलग से पढ़ा जाना चाहिए, यानी कि जो हमारे प्री कंसीव नोशन है उनको अलग से रख दिया जाना चाहिए और सोशल फैक्ट्स को हमें साइंटिफिकली पढ़ना चाहिए। सोशल फैक्ट को हमें कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन के साथ पढ़ना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन के साथ। सेकेंड रूल कहता है रूल्स ऑफ कंपैरिजन और क्लासिफिकेशन।
इसमें हम देखते हैं कि विद अवर ऑब्जर्वेशन, हमारी ऑब्जर्वेशन के बेस पे सोशल फैक्ट दो तरीके के हो सकते हैं। पहला, किसी भी टाइपोलॉजी को क्लासिफाई करके बिल्ड करना कंपैरेटिव मेथड को यूज करके। सेकंड, क्लासिफाई द सोशल फैक्ट्स एज नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल। अब मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मल और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं, बाकी हम आने वाली वीडियोस में भी इनको डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्मल सोशल फैक्ट होते हैं जो कि सोसाइटी को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं। पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स होते हैं जो सोसाइटी को वीकन करते हैं, यानी कि कमजोर बनाते हैं। लास्ट है रूल्स ऑफ जर्नलाइजेशन। रूल्स ऑफ जर्नलाइजेशन का मतलब है कि अगर हमें कुछ भी चीज़ को जर्नलाइज करना है तो हमें सबसे पहले उसके कॉज जानने चाहिए, उसके बाद उनके कॉन्सिक्वेंस जानने चाहिए। जो भी हम स्टडी कर रहे हैं हमें उसको रिपीटेडली करना चाहिए ताकि हम जो कॉजल रिलेशनशिप है या किसी भी चीज़ की हमें जर्नलाइजेशन करनी है वो हम कर सकें। जर्नलाइजेशन भी दो तरीके की होती है, या तो फंक्शनल जर्नलाइजेशन या कॉजल जर्नलाइजेशन। आई होप जितना भी आज मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ आया होगा। जिसको भी जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँ। थैंक यू so much everyone. Take care of yourselves. If you like the video, please hit the bell icon and subscribe to my channel. Thank you.